आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेड्स ऑफ इनकम में दूसरा हेड। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस टाइप की इनकम के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम के बारे में टैक्सेबिलिटी यहाँ अराइज होती है, इस हेड में कवर्ड होती है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। इस फ्रेज में हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से अगर कोई इनकम आपको होती है, वो इनकम यहाँ पे इस हेड में कवर नहीं है। उसके लिए तो अपना फोर्थ हेड यानी कैपिटल गेन हेड ऑलरेडी कवर्ड है, वहीं पे वो इनकम कवर्ड हो। यानी कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हो, उससे अगर कोई इनकम होती है, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर ही टैक्सेबिलिटी उसकी होती है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू इन नेचर की इनकम जो होती है, वो यहाँ पे कवरेज में आती है। क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो अब मैं आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़े। सबसे पहले चार्जेबिलिटी सेक्शन 22। ये हेड बहुत छोटा सा हेड ऑफ इनकम है। सेक्शन 22 से चालू होता है, सेक्शन 27 पे जाके एंड हो जाता है। सिर्फ 5 ही सेक्शंस के अगर नंबर्स काउंटिंग करें 22 से लेकर 27 तक ही ये कवर्ड है। इस हेड में जो इनकम कवर्ड होती है उसकी एक खासियत है। हम लोग जनरली यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपकी रियल इनकम होती है, जो एक्चुअल अर्निंग होती है, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि मेरे को ये इनकम हो सकती थी पर ये नहीं हुई, फिर भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता। नोशनल इनकम के ऊपर कभी भी टैक्सेशन नहीं होता है। लेकिन यहां इस हेड की एक विशेषता ये है, एक पेक्युलरिटी ये है कि आपकी एक्चुअल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली एक्चुअल इनकम की जगह हाउस प्रॉपर्टी से हो सकने वाली इनकम को यहाँ पे टैक्सेबल किया गया है। कैसे किया जाएगा वो सब हम लोग पढ़ाई करेंगे, आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग सब ये सब बातचीत करेंगे। पर ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि इंस्टेड ऑफ रेदर ऑफ actual income from that house property, earning capacity of the house property is liable to be taxed over here. आई बात समझ में? क्या चीज यहाँ टैक्सेबल होने जा रही है? Earning capacity of the house property will be covered here, will be chargeable under this head. Actual income from that particular house property की जगह आपको earning capacity of the house property को यहाँ पे chargeable किया गया है। टेक्निकल वर्ड्स में ये जो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जो होती है उसको एक्सक्यूज मी एनुअल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल वैल्यू। पहली बात, यहाँ पे रेवेन्यू इनकम के बारे में बातचीत हो रही है, एक्चुअल रेवेन्यू इनकम नहीं, उस हाउस प्रॉपर्टी से हो सकने वाली इनकम के बारे में यहाँ पे चार्ज लगाया गया है। Earning capacity of the house property is liable to be charged under this head. इस earning capacity of the house property को technical words में हम लोग क्या कहते हैं? Annual value. Annual value means earning capacity of the house property. The annual value, earning capacity of property. किसकी annual value? Property की annual value. Property consisting of any building or land appertaining thereto. एनुअल वैल्यू किसकी यहाँ पे कवर्ड करनी है आपको? प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। यहाँ पे इस वर्ड देयरटू की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिएगा। सर क्या इंपॉर्टेंस है देयरटू का? यहाँ पे देखिए, एक बिल्डिंग और लैंड, साथ में एक वर्ड लैंड दिया है, अपरटेनेंट देयरटू। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ लैंड है, अगर आपके पास एक प्योर लैंड आपके पास है और उसको आपने भाड़े पे दिया, उससे आपकी कोई अर्निंग हुई, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सर यहाँ पे तो लैंड दिया है ना। सर लैंड के साथ ये वर्ड देयर टू भी दिया है। अगर कोई लैंड बिल्डिंग का ही पार्ट अगर है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज आप किसी बंगलो में जा रहे हैं, बंगलो में मेन गेट आपका एकदम लगा हुआ है, उसके बाद में एक लॉन है, उसके बाद में एक कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग है। यहाँ पे
इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो कंक्रीट की खाली जो बिल्डिंग बनी उसके साथ में ये जो लैंड यानी लॉन जो अटैच है वो उस बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाएगा। इस टाइप की जो लैंड है, चाहे कोर्टयार्ड हो, सामने लॉन हो, या आपके कुछ ओपन स्पेस आपने रखा हो, वो जो लैंड होगी जो उस बिल्डिंग का ही हिस्सा है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन अगर सपोज आपके पास पूरा एक खाली खेत ही पड़ा हुआ है, एक मैदान है, खाली बस मैदान है, खेत है, उसमें और कुछ नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये जो खाली लैंड है उससे अगर कोई इनकम होती है, यहाँ पे ये लैंड इस लैंड में कवर्ड नहीं है। यानी कि इस टाइप की लैंड से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो उसकी टैक्सेबिलिटी आपको इस हेड में नहीं करनी है, वो उसकी पढ़ाई आपके इस चैप्टर में नहीं होगी। सर तो कहाँ होगी? सर इससे अगर कोई इनकम होती है, इस टाइप की लैंड से अगर कोई इनकम आपको हो रही है, तो वो या तो आपका अगर उस टाइप का बिजनेस है तो बिजनेस के नेचर में जाए, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर किया जाएगा। बट श्योरली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन वही लैंड अगर उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, लॉन है, कोर्टयार्ड है, वो जो लैंड है वो उसी बिल्डिंग का हिस्सा मान लिया जाएगा। बिल्डिंग और लैंड अपटेनेंट देयरटू, प्योर लैंड नहीं, वैकेंट लैंड यहाँ पे कवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ लैंड जो बिल्डिंग का पार्ट एंड पार्सल है उसको यहाँ पे कवर्ड किया गया है। आई बात समझ में? द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपटेनेंट देयरटू, हम लोग इस बिल्डिंग और लैंड अपटेनेंट देयरटू को इन शॉर्ट हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। ऑफ विच एसएससी इज द ओनर, जिसका ऑनर एसएससी है, उस प्रॉपर्टी का अदर ऑनर एसएससी है। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच एसएससी इज द ओनर shall be chargeable to income tax under the head income from house property। क्या कहना चाह रहा है? अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर अगर एसएससी है, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर अगर एसएससी है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यानी कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस shall be chargeable to income tax under the head income from house property। आई बात समझ में? सर ओनर होना चाहिए। सपोज श्री राम से मैंने एक लैंड, एक हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे ली, 10,000 रुपया महीना मैं उनको दे रहा हूं, और वो प्रॉपर्टी मैं 12,000 पर महीना में के लिए श्री कृष्णा को भाड़े पे दे रहा हूं। यानी कि मैंने श्री राम से 10,000 रुपया में लिया और 12,000 रुपया में श्री कृष्णा को दे दिया। 2,000 रुपया हर महीना मेरी सेविंग, नेट सेविंग हो रही है। ठीक है, ये जो मेरी जो सेविंग हो रही है, मेरे को जो रेंट मिल रहा है 12,000 रुपया, क्या इसकी पढ़ाई हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है क्या? नहीं जी नहीं। क्यों नहीं पढ़नी? भले ही वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही हो, पर सिंस आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, हैंसफोर्थ इससे जो कमाई होगी, ये जो मेरे लिए जो इनकम हो रही है 2,000 रुपया या 12,000 रुपया, जो भी मेरे को इनकम मिल रहा है, उसकी पढ़ाई आपको इसके अंदर नहीं आती। उसके लिए हमको या तो बिजनेस या फिर अदर सोर्सेस में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन श्री राम जो इस प्रॉपर्टी के जो मालिक है, ओनर है, उनको जो ये रेंटल इनकम 10,000 रुपया मैं जो पेमेंट कर रहा हूं, उसका कवरेज, उसकी पढ़ाई आपको इसी हेड के अंदर आएगी। यानी कि श्री राम के लिए जो इनकम होगी वो इसी हेड के अंदर हो रही है, लेकिन जो मुझे इनकम जो हो रही है वो इस हेड के अंदर कवर्ड नहीं होगी। दो इनकम दोनों को ही उसी एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी से ही हो रही है। आई बात समझ में? यानी कि सबलेटिंग से अगर कोई इनकम होगी तो उसकी पढ़ाई यहां पे कवर्ड नहीं है। सर एक चीज और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, सपोज मेरे पास कुछ मशीनरी पड़ी है, बहुत भारी भारी मशीनरी है, उठती नहीं है, मतलब उठाना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है। मैंने उन मशीनों को जहां पे वो इंस्टॉल की हुई है उसको रेंट पे दिया, ऑब्वियसली उसके साथ में उसका स्ट्रक्चर भी दिया। क्या उससे जो इनकम आ रही है क्या वो इस हेड में कवर्ड होगा क्या? नहीं सर,
या हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मशीन वगैरह की बातचीत नहीं हो रही। एनी रेंटल इनकम यहाँ कवर्ड नहीं हो रहा है। रेंटल इनकम एनुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट दैट, यानी कि और किसी भी टाइप के एसेट से, किसी भी टाइप ऑफ एसेट से अगर आपको रेंटल इनकम हो रही हो तो उसकी पढ़ाई यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है, जो उसकी एनुअल वैल्यू को ही के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। मैंने बीच में एक लाइन मिस कर दिया था, वो पढ़ लेते हैं। अदर देन, अदर देन से शुरू है, यानी कि ये अपने आप में कोई एक्सेप्शन बताने का ट्राई कर रहा है, एक्सेप्शन ही बता रहा है। अदर देन such portion of such property as he may occupy for the purposes of any business or profession carried on by him। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनर, हिम का मतलब यहां ऑनर है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनर अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करता है तो उसकी पढ़ाई आपको यहां नहीं पढ़नी है, उसका कवरेज बिजनेस इनकम में यानी बीपी हेड में आपको चला जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे बहुत नैरो होता चला गया है, कवरेज जो है बहुत नैरो होता चला गया है। क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी मींस लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट दैट टू। उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर एसएससी होना चाहिए। वो हाउस प्रॉपर्टी ऑनर के अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया साथ में फुलफिल हो रही हो, अगर ये तीनों कंडीशन आप एक साथ में सेटिस्फाइड कर रहे हो, तब उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू मतलब हम लोग बातचीत किए थे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस, उस हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी यानी कि एनुअल वैल्यू इस हेड के अंदर चार्जेबल होगी। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, एनुअल वैल्यू कैसे हो रहा है, ये सब हम लोग बातचीत करेंगे। सर एक चीज तो तब समझ में नहीं आई, हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, सपोज हम मेरा एक फ्लैट है, मैं उस फ्लैट का ओनर हूं और मैं उसी घर में रहता हूं, तो क्या उसकी भी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी? हाँ जी होगी। सर इनकम तो होती नहीं, क्योंकि हम तो उसी घर में रह रहे हैं तो हमको तो कुछ इनकम तो मिल नहीं रही है। हाँ जी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ना कि एक्चुअल इनकम नहीं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल। कैसे होगा, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ रिलैक्सेशन दिया है, वो हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो। मेरे पास मान लीजिए 4 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी में मेरा बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं, एक हाउस प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दे दी। कौन सी प्रॉपर्टीज इस हेड के अंदर कवर्ड होगी? सर जिसमें 2 मेरे बिजनेस चल रहे हैं उसको तो हटा दीजिए यहां से, क्योंकि जिसमें मेरा ओनर मैं खुद हूं, अगर मेरा खुद का बिजनेस और प्रोफेशन उन हाउस प्रॉपर्टीज में चल रहा है तो वो उसका कवरेज इस हेड के अंदर नहीं आता। उसके लिए आपको बीपी हेड का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जिस घर में मैं रह रहा हूं, सर हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ जी है। क्या मैं उसका ऑनर हूं? हाँ हूं। क्या वो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो रह रहा हूं उसमें। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। एनुअल वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन है वो सब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। बट अभी के लिए ये समझिए, हाँ जी इस हेड के अंदर कवरेज उसका है। लास्ट जो प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे दिया है वो तो श्योरली इसके अंदर कवर्ड होना चाहिए। सर वो प्रॉपर्टी जो जिसको मैंने भाड़े पे दिया है वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो क्या इस हेड के अंदर कवर्ड होगा क्या? हाँ होगा। एसएससी जो मालिक है वो अपने खुद के बिजनेस में अगर यूज करता वो एक्सेप्शन है। अगर हमारा टेनेंट अपने बिजनेस में यूज करता वो यहाँ पे एक्सेप्शन में नहीं है। अगर टेनेंट अपने बिजनेस में यूज करे, अपने रहने के लिए यूज करे, गोडाउन के हिसाब से यूज करे, या XYZ कोई भी यूज करे, उसकी कवरेज यहाँ पे ही होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई भी संशय, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं ट्राई 100% आपको रिप्लाई करके सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा।
चार्जेबिलिटी, इसी को एक थोड़ा पिक्टोरियल बनाया गया है। 3 क्राइटेरिया आपने बातचीत कर चुकी हैं। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग को क्लियर है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयरटू, उसका मालिक एसएससी होना चाहिए। और ये हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के यानी कि ओनर के खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया एक साथ में सेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा, एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। आई बात समझ में? अब एक एक करके हम लोग सबको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बातचीत किए थे, एक बार वापस से देख लेते हैं। मान लीजिए ये बंगलो है, इस बंगलो का मेन गेट यहां लगा हुआ है। ये तो कंस्ट्रक्शंस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्डिंग है ही। ये सामने जो लॉन है, ये यहां से आने के लिए रोड है, ये मेन गेट यहीं लगा हुआ है। आपने यहाँ पे रोड बना के गाड़ी यहाँ पे घुस के टर्न लेके यहाँ पे खड़ी होती। ये जो अप्रोच रोड है, ये जो खाली जमीन है, ये सारा इसी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज लैंड अपॉर्चुनेट देयरटू, और ये तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयरटू शैल बी कंसीडर्ड एज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, वो थोड़ा आगे बढ़े, कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी चाहे रेसिडेंशियल पर्पस में यूज हो चाहे नॉन रेसिडेंशियल पर्पस में यूज हो, हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। नॉन रेसिडेंशियल पर्पस में अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी यूज हो तो उसके ऊपर रूफ हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। सपोज सर एक मड वॉल से बनी हुई एक हाउस प्रॉपर्टी, एक कच्ची झोपड़ी जिसको कच्चा मकान कहते हैं, क्या वो यहाँ पे कवर्ड होगा? क्या वो ब्रिक्स या सीमेंट से नहीं बना हुआ? हाँ जी होगा। यहाँ कहा मैंने कहा है कि जो हाउस प्रॉपर्टी ब्रिक्स और सीमेंट से बना हो वही आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। वो चाहे ब्रिक से बनी हो, चाहे सीमेंट से बनी हो, चाहे स्टोन से बनी हो, चाहे मड वॉल हो, हाउस प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे कवरेज उसका है, ध्यान रहेगा। कार पार्किंग एरिया विद बिल्डिंग बातचीत की थे, वो तो लैंड अपॉर्चुनेट देयरटू ही हो गया। स्विमिंग पूल, सपोज शहरों में बिल्डिंग्स में 10 फ्लैट्स है एक ही बिल्डिंग में, तो क्या पूरी इंटायर बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे? क्योंकि अलग अलग उसमें फ्लैट्स होते हैं, तो अलग अलग ओनर भी है उन फ्लैट्स के। बोलता है इंडिविजुअल फ्लैट को आप इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर कीजिए, यानी कि हर फ्लैट को एक अलग हाउस प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी, ध्यान रहेगा। डज नॉट इंक्लूड, हाउस प्रॉपर्टी में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। वैकेंट लैंड बातचीत किए थे, खाली अगर जमीन है तो उसकी पढ़ाई या उससे अगर कोई इनकम आपको हो रही है तो बिजनेस इनकम या फिर आपके लिए वो अदर सोर्सेस में कवर्ड होगा। रियून्ड हाउस या इनकम्प्लीट और डेमोलिश्ड हाउस, रियून्ड जो खंडर बन चुका है, अगर कोई हाउस खंडर बन चुका है तो उसकी कोई एनुअल वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि वो तो अब कोई रहने लायक है नहीं, वो यूज करने लायक नहीं रहा, हैंसफोर्थ उसको यहां से हटा दिया गया है। इनकम्प्लीट और डेमोलिश्ड हाउस, अभी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट ही नहीं हुआ, बनी ही नहीं है, आधी बनी है, अधूरी बनी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने के बाद हाउस प्रॉपर्टी बनती है, उसके पहले तो हाउस है ही नहीं, हैंसफोर्थ इसको भी इस पढ़ाई में से निकाल दिया गया। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, पूजा के पंडाल बना दिए आपने, सिनेमा के सेट्स बना दिए, ये तो हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, 2 दिन रहनी है बाद में हटा देना है। हैंसफोर्थ इनको हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस में नहीं रखा गया है, क्लियर है। ऑनर सिंपल होता है, ऑनर किसको कहते हैं? सर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वही उसका ऑनर है। हाँ जी एकदम सही बोल रहे हो आप, उसको हम लोग कहते हैं लीगल ओनर, वो हो गया लीगल ओनर। कभी कभी होता क्या है कि आपको जो टैक्सेशन लॉ है वो कुछ सिनेरियो में आपसे जबरदस्ती मनवाता है, भले ही प्रॉपर्टी किसी एक्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि हम मिस्टर वाई को ओनर मानेंगे। Though property is registered in the name of Mr. X, but for the purpose of taxation, we will consider Mr. Y as the owner under given situation, in situations। यानी कि
आपसे डीमिंग करवा रहा है, आपसे जबरदस्ती मनवा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डीम्ड ओनर। कौन से सिनेरियो में किसको ओनर माना जाएगा उसकी पढ़ाई हम लोग डीम्ड ओनर में पढ़ने वाले हैं। अगली स्लाइड हमारी डीम्ड ओनर की है। क्लियर है बात? यानी कि ओनर यहाँ पे लीगल ओनर हो सकता है, बेनिफिशियल ओनर हो सकता है, डीम्ड ओनर हो सकता है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, ओनर यानी कि लीगल या डीम्ड या बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, तो उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो उसका कवरेज यहाँ पे नहीं है। बातचीत किए थे सबलेटिंग जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो इस हेड के अंदर कवर्ड नहीं है। अब समझते हैं डीम्ड ओनर किसको कहते हैं। डीम्ड ओनर की पढ़ाई आपके सेक्शन 27 के अंदर कवर्ड है। 5 टाइप की सिचुएशन है, 5 टाइप की सिचुएशंस है जहां पे इनकम टैक्स एक्ट आपको कहता है कि हम लोग किसी दूसरे पर्सन को ओनर की तरह ट्रीट करेंगे, रादर देन रजिस्टर्ड जो ओनर है या लीगल ओनर है उसको ओनर की तरह नहीं मानेंगे। क्या 5 सिनेरियो है, यहां पे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 27 1 2 3A 3 3B। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं। इंटरप्रिटेट करने का रूल होता है, अगर आपसे कोई चीज जबरदस्ती मनवाया जा रहा है, लीगल फिक्शंस अगर आपके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे इस टाइप के प्रोविजन होते हैं कि दो इन कॉमन पार्लेंस यू आर नॉट कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स लॉ यू मे बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिनेरियो है, वहां पे जो लॉ की लाइन लिखी रहती है उसको वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो होना चाहिए, उसमें अपना प्लस माइनस नहीं करना चाहिए। जो लिखा है उतना ही डीमिंग कीजिए, उतना ही मानिए। आई बात समझ में? ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। पहला डीम्ड ओनर का पहला, कौन से सिचुएशन में डीम्ड ओनर दूसरे पर्सन को माना जाएगा, उस सिचुएशंस पे इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन 27 का पहला हिस्सा। ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, सेक्शन 27(1) क्या कह रहा है? When an individual transfer a house property to his or her spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, or a minor child, not being a married daughter, without adequate consideration, then transferor shall be treated as deemed owner of such property. सर इतना समझ में नहीं आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी। गिफ्ट दिए हैं तो कोई कंसिडरेशन लिए हैं क्या? जी नहीं, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं। सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने कहीं पढ़ा था कि लव एंड अफेक्शन इज कंसिडर्ड एज ए अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन। ये सब पढ़ाई आप लॉ के लिए रखिएगा, इनकम टैक्स में ये सब ज्ञान अपना मत लगाइएगा। यहां कंसिडरेशन मतलब यही होता है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी मिसेस एक्स को गिफ्ट दे दी। हमारे अगर लाइन पढ़े, व्हेन एन इंडिविजुअल, यहां पे इंडिविजुअल कौन? मिस्टर एक्स। ट्रांसफर किए हैं क्या? हाँ, गिफ्ट दिए हैं। क्या गिफ्ट दिए? हाउस प्रॉपर्टी दिए हैं। किसको दिए हैं? हिज और हर स्पाउस, अपनी वाइफ को दिए हैं क्या? हाँ जी दिए हैं। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सर गिफ्ट दिए हैं तो कंसिडरेशन लेने का हिम्मत भी नहीं था। गिफ्ट नहीं भी बोलते सर, वाइफ से कंसिडरेशन लेने का हिम्मत किसी का भी नहीं। देन ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस सिचुएशंस में मिस्टर एक्स शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? एकदम क्लियर है यहां पर। लेकिन साथ में बोलता है कि ये गिफ्ट इसलिए दिया गया है, ये गिफ्ट इसलिए दिया इन्होंने कि अब ये लोग अलग रहना चाह रहे हैं, डिवोर्स का प्रोसेस में है, और ड्यू टू दैट एग्रीमेंट मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एक घर दिया है। अगर इस टाइप का केस हो
then Mr. X shall not be considered as deemed owner of that property. क्योंकि एक एक्सेप्शन डाला है, not being a transfer in connection with an agreement to live apart. अगर इस टाइप का मामला नहीं है, ये अलगाव वाला मामला नहीं है, then Mr. X shall be treated as a deemed owner of that house property. और अगर अलगाव वाला मैटर होता, then Mrs. X shall be treated as a deemed owner of that house property. आई बात समझ में? यहां तक किसको भी कोई कंफ्यूजन है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं पहले मिटा देता हूं. मिस्टर एक्स की इंगेजमेंट हुई, किससे हुई? सपोज लिली नाम की लड़की से हुई. मिस्टर एक्स की इंगेजमेंट हुई लिली से. उनका जब सगाई का पीरियड चल रहा था दौरान, उसी पीरियड में मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी लिली को गिफ्ट कर दी. उसके बाद 3 महीना बाद इन दोनों की शादी हो जाती है. मान लीजिए ये गिफ्ट दिया गया 1/4/2020 के दिन और इन लोग की शादी होती है सपोज 1/7/2020 के दिन. अब इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स? लीगल ओनर तो लिली है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इसमें डीम्ड ओनर कौन है? कितने जन के दिमाग में आया मिस्टर एक्स इज द डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी? जितने जनों ने भी ये बात सोची है सब गलत सोची है. मैंने कहा था जब आप एक डीमिंग प्रोविजन पढ़ते हो, जब आपसे जबरदस्ती कोई चीज मनवाई जा रही हो, तो उस समय लॉ को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना चाहिए. हाँ जी सर, आपने कहा था इसमें तो वर्ड टू वर्ड यही तो फॉलो है, हस्बैंड वाइफ है, आपस में गिफ्ट दिया गया है, हेंस मिस्टर एक्स इज कंसीडर्ड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी. हाँ जी, बात तो यही थी. वापस से पढ़िए लॉ को. When an individual, हाँ जी इंडिविजुअल यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ट्रांसफर है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है क्या? हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी को ही तो ट्रांसफर किया है, आप बोले एग्जांपल में, टू हिज और हर स्पाउस, टू हिज और हर स्पाउस. क्या जिस समय ट्रांसफर किया गया था ये जो लिली है, क्या ये मिस्टर एक्स की स्पाउस थी क्या? सर सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी. हैंसफोर्थ ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं हो रहा है. हैंसफोर्थ क्लबिंग प्रोविजन इज सॉरी, ये डीम्ड ओनरशिप वाला ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं है. तो क्या हुआ सर, 3 महीना बाद तो शादी हो गया, लेकिन सर लॉ तो बोलता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर शादी हुई होनी चाहिए. स्पाउस हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एट द टाइम, जिस मोमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उस मोमेंट में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. हैंसफोर्थ ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. आई बात समझ में? सर आप जो कह रहे हो 1/4/20 के दिन इनका रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन ये पीरियड के लिए तो समझ में आ गया ये लॉ फेल हो गया, लेकिन इसके बाद में 1/7/20 के दिन तो इनका शादी हो गया. 3 महीना के बाद तो इन लोग की शादी हो गई थी. 1 जुलाई के दिन तो इनकी शादी हो गई थी. कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉ बोल रहा है कि एट द टाइम जिस मोमेंट में ट्रांसफर किया गया, अगर उस समय वाइफ नहीं थी तो डीम्ड ये प्रोविजन आपके जीवन में कभी एप्लीकेबल नहीं होगा. क्लियर है बात? यानी कि इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हर समय लिली को ही माना जाएगा, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद. ऑब्वियसली इस डेट से पहले तो मिस्टर एक्स ही ओनर रहेंगे. 1 अप्रैल 2020 से पहले तो गिफ्ट दिया ही नहीं गया था, तो मिस्टर एक्स ही ओनर थे. उसके बाद लिली ही, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, लिली ही इस हाउस प्रॉपर्टी की ओनर मानी जाएगी. क्लियर है यहां तक? इनको फिर मैं मिटा देता हूं. एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है. सर मिस्टर एक्स ने
50 लाख रुपया मिसेज एक्स को गिफ्ट दिया, बैंक में दिया, कैश नहीं दिया, डोंट वरी। मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपया मिसेज एक्स को गिफ्ट दिया। मिसेज एक्स ने इस गिफ्टेड अमाउंट से एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। सर हुआ तो वही है, आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद के गिफ्ट दो या आप कैश उधर दो और वो वहां से एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन? फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स लॉ लीगल ओनर तो मिसेज एक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं। मिसेज एक्स, डिमिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। सर व्हाई? अगेन पढ़िए आप लैंग्वेज। इंडिविजुअल ट्रांसफर, इंडिविजुअल, हाँ जी हाँ, मिस्टर एक्स तो इंडिविजुअल ही है, ट्रांसफर किया है हाउस प्रॉपर्टी, पर यहां पे तो ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई है। क्या चीज ट्रांसफर हुआ है? मनी ट्रांसफर हुआ है। हैंस फोर्थ ये लैंग्वेज 100% फिट इस एग्जांपल में नहीं बैठ रही है। डिमिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रहेगा। इतराज की बात बता दूं, ये यहां पे भले ही कवर्ड नहीं हो, बट आप जब क्लबिंग एक चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम, आने वाले दिनों में हम लोग उसकी पढ़ाई करेंगे भी, उसमें इस सिनेरियो को कवर किया गया है। अल्टीमेटली जो इनकम होगी वो इन्हीं के पास जाएगी, वो अपने जब क्लबिंग प्रोविजन पढ़ेंगे उस समय पढ़ाई करेंगे। बट अभी इस हेड के लिए आप ये मान लीजिए कि ओनर कौन मानी जाएगी? मिसेस एक्स ही ओनर कंसिडर की जाएगी। मिस्टर एक्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रहेगा। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी मिसेज एक्स को गिफ्ट दे दी। मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिया। कब गिफ्ट दिया? 8 अप्रैल 2017 के दिन गिफ्ट दिया। 8 अप्रैल 2020 के दिन, 1 अप्रैल 2020 के दिन कोइंसिडेंटली, दुर्भाग्यवश, इन लोग का डिवोर्स हो गया और वो हाउस प्रॉपर्टी मिसेज एक्स के पास ही रह गई। टैक्सेबिलिटी डीम्ड ओनर कैसे होगा इसमें? सर जिस दिन गिफ्ट दिया था इनका रिलेशनशिप था, हाँ जी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। क्या हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी? हाँ जी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। क्या एडिक्वेट कंसिडरेशन था? क्या नहीं था सर, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन था, कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं था। इनफैक्ट अगर ये सिचुएशंस है, ये डिमिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल। इस पीरियड से लेकर यहां तक 31/03/2020 तक मिस्टर एक्स शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद में डिमिंग प्रोविजन नहीं वर्क करेगा क्योंकि उनका रिलेशनशिप अब खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2020 के दिन डिवोर्स हो गया, यानी कि उस दिन से ये रिलेशनशिप नहीं रहा। हैंसफोर्थ ये डिमिंग प्रोविजन अब एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जिस दिन आप प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हो उस दिन भी आपका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, और जिस समय इनकम अक्रू या अराइज हो रही है उस समय भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर इन दोनों दिनों में अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो ये डिमिंग प्रोविजन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? एक और इसमें है, when an individual transfer a house property to, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, to a minor child not being a married daughter। अगर एक इंडिविजुअल सपोज मिस्टर एक्स अपना एक हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर बच्चे के नाम पे गिफ्ट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है, डीम्ड ओनर जो है, मिस्टर एक्स ही माने जाएंगे। लेकिन अगर वो माइनर बच्चा मैरिड डॉटर हो, यानी कि वो जो ट्रांसफर जिसको किया गया जो बच्चा है वो मैरिड डॉटर है, सब मैरिड डॉटर माइनर,
अरे होता है भैया, हिंदुस्तान में सब कुछ होता है। बालिका वधू एक सीरियल आया था पूरा कलर्स के ऊपर, इसके कलर चैनल के ऊपर, याद होगा ना। अगर मिस्टर एक्स अपना हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करते हैं, तब ये डिमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। माइनर मैरिड डॉटर शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बट और अगर कोई सिचुएशन में अपने माइनर बच्चे को अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, उस सिचुएशंस में मिस्टर एक्स शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? बच्चा माइनर हो, चाहे मेल हो चाहे बच्ची हो, या गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल, बट मैरिड डॉटर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा केस, हम लोग डीम्ड ओनरशिप पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा केस सेक्शन 27(2) होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट। होता क्या है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट? इम्पार्टेबल स्टेट किसको बोलते हैं? मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में अपन लोग बातचीत करेंगे हो क्या रहा है। एक बहुत पुराने जमाने का एग्जांपल, दशरथ जी, नाम सुना ही होगा। उनके 4 लड़के थे। क्या क्या था? राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। दशरथ जी के मान लीजिए 4 महल थे, 5 महल थे। उन्होंने क्या किया, एक एक महल तो सबको दे दिया, और जो 5वां महल था कह के गए कि जो राजा बनेगा उसके पास रहेगा। बाकी सारे भाई उसमें आवागमन सब करेंगे, पर जो राजा रहेगा उसके पास वो महल रहेगा, उसके अंडर में वो महल रहेगा। वो महल ना बिक्री होगा ना कुछ और होगा, पर रहेगा वो, जो राजा रहेगा उसके अंडर में रहेगा। बाकी चारों का तो आफ्टर दशरथ जी के जाने के बाद बाकी चारों हाउस प्रॉपर्टी में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिस्पेक्टिव ओनर हमको मिल गए हैं। बट ये जो 5वीं जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको लेकर हमारी प्रॉब्लम ये है, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर, एब्सोल्यूट ओनर कौन है? उस हाउस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर कौन है? मिस्टर राम बोलेंगे हम तो एब्सोल्यूट ओनर तो है नहीं, सारे राइट्स तो हमारे पास है नहीं ओनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि सभी लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, हम किसी को रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकता, तो हम तो ऑनर है नहीं, तो हम टैक्स क्यों दें? सेम यही चीज इनकम टैक्स लॉ वाले भरत जी के पास गए। भरत जी बोले देखिए भैया, हम तो उस प्रॉपर्टीज में जो राजा रहता है वही उसका मालिक की तरह माना जाता है, पर हम तो राजा है नहीं, हैंसफोर्थ हम क्यों टैक्स दें? गवर्नमेंट कंफ्यूज गई, बीच का रास्ता निकाला। इस जो 5वां जो महल है उस स्टेट का होल्डर कौन है? पोजीशन किसके पास है? जिसके पास पोजीशन है उसी को हम लोग ओनर मान लेंगे। पोजीशन तो ऑब्वियसली राजा राम के पास ही है, हेंस ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है, जो 5वीं प्रॉपर्टी हुई, जो पार्टीशन नहीं हो पा रही है, इस टाइप की प्रॉपर्टी में जो उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी है प्रेजेंटली, दैट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंगली टैक्स बनेगा। ये कंसेप्ट आज की डेट में बहुत पुराना हो चुका है। आज की डेट में ऐसा होता नहीं है कि इम्पार्टेबल स्टेट हो। पहले राजा महाराजा, फिर ये जमींदार और ठाकुर बने, उसमें होने लगा, एंड देन सिंस ये सब प्रथाएं अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, तो आज की डेट में ऐसा सिचुएशंस भी कम है। फिर भी स्टैट्यूट बुक में अभी भी ये कवरेज है, अगर कहीं हो तो इसको इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़े। तीसरा केस, डीम्ड ओनर का तीसरा केस, सेक्शन 27 क्लॉज 3, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको, उसके बाद में हम लोग बातचीत थ्योरेटिकल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। मुंबई साइड्स की अगर आप एरिया में कभी गए हैं क्या? मुंबई साइड्स की कभी एरिया में अगर जाओगे, वहां पे आपको हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगा। ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये मान लीजिए 8 फ्लैट है, 1 2 3 5 6 7 एंड 8 फ्लैट।
इस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि जो मेरा मेंबर बनेगा, जो मेरी सोसाइटी का मेंबर बनेगा, उसको एक फ्लैट हम लोग अलॉट करेंगे इस बिल्डिंग में। मिस्टर एक्स ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ली। अकॉर्डिंगली हाउसिंग सोसाइटी ने मिस्टर एक्स को ये वाला फ्लैट अलॉट कर दिया। इस फ्लैट के अंदर फर्नीचर कैसा बनेगा या क्या नहीं रहेगा, कौन रहेगा, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स ही कर रहेगा। जिस दिन मिस्टर एक्स को इस फ्लैट को बेचना, इस फ्लैट से निकलना है या जाना है, क्या करेंगे? इस फ्लैट की जगह बोलेंगे हम ये जो इसकी जो शेयर है, इस हाउसिंग सोसाइटी का जो शेयर है, वो किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर देंगे। तो मिस्टर वाई अब इस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बन गए, तो हाउसिंग सोसाइटी वापस इनको ये फ्लैट अलॉट कर देगी। क्लियर है सिचुएशंस क्या हो रही है? अब अगर यहां पे क्वेश्चन चलाएं हम लोग, अपना इस हेड को एनालाइज करें, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फ्लैट नंबर 4 के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी तो है, वो बातचीत किए थे। अगर एक बिल्डिंग में अगर सेपरेट फ्लैट्स हो तो ईच यूनिट को अलग से हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। एसएससी शुड बी ओनर। मिस्टर एक्स से अगर पूछा जाए क्या आप इस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है? जी नहीं, हम तो इस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैं इस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूं। मेंबरशिप एंड ओनरशिप टू डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं। क्या इस हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी मिस्टर एक्स के हाथ में अराइज होगी? जी नहीं। अब इसको प्रैक्टिकल पर्पस में आप सोच के अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ ओनरशिप, खाली ये कागजी कार्रवाई में थोड़ा घुमाया फिराया जरूर गया है, बट जितने भी ओनरशिप से रिलेटेड राइट्स है वो मिस्टर एक्स के पास ही है। ये खाली कागजों में इसको हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिस्टर एक्स, इस तरीके से रोटेशन किया गया है, बट सारे ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी राइट्स है वो मिस्टर एक्स के पास ही है। ही इज नथिंग बट ओनर, बट टेक्निकली ही इज नॉट द ओनर। इस टाइप की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए तो सर टैक्स हाउसिंग सोसाइटी से ले लेते मिस्टर एक्स ने। हाउसिंग सोसाइटी बोलेगा कि इसमें तो मेरे पास ओनरशिप की राइट्स ही नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको सॉरी मिस्टर एक्स को अलॉट कर दिया। उसके अंदर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, कैसा फर्नीचर बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये सब तो मिस्टर एक्स डिसाइड करता है। अगर हम ओनर होता तो हमको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन सिंस मेरे पास ओनरशिप राइट्स ही नहीं है, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, ये तो मिस्टर एक्स के पास राइट्स सारे चले गए। राइट्स रिलेटेड टू ओनरशिप तो सारा मिस्टर एक्स के पास है। henceforth Mr. X shall be considered as deemed owner of that house property। ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया मिस्टर एक्स को इस टाइप की सिचुएशन में टैक्स नेट में लाने के लिए। क्लियर है, समझ में आया मेरी बात? अब हम लोग थियोरेटिकली इसको पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स shall be treated as deemed owner of this type of house property। SSC is the member of a company, cooperative society or another AOP. He has been allotted or leased a building on account of such membership. Though he is not the legal owner of such property, still he will be liable to tax considering he is the deemed owner of that house property। क्लियर है, आई बात समझ में? आगे बढ़े। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप अपना कंफ्यूजन डालिए। नेक्स्ट, सेक्शन 27 क्लॉज 3A, एक्विजिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अपना एक और एक्ट है इंडिया में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 53A, उसको यहां पर अप्लाई किया गया है। क्या बोलता है वो टीपी एक्ट सेक्शन 53A? सपोज मैं और मेरा फ्रेंड, सपोज मिस्टर एक्स, विकास लिखने में बड़ा टाइम लगेगा इसलिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों आपस में फ्रेंड है। फ्रेंडशिप
अलग अपनी जगह है। मिस्टर वाई के पास एक फ्लैट है, मिस्टर एक्स को एक फ्लैट चाहिए, खरीदना है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने वो आपस में सेल एग्रीमेंट बना लिया कि भैया ये फ्लैट जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को सेल कर देगा, 1 करोड़ रुपया में ट्रांसफर कर देगा, 1 करोड़ रुपीज में। लेकिन मिस्टर एक्स बोले भैया हमको तो ये पेमेंट करने में 3 महीने लगेंगे, एक काम कर कुछ पैसे दे दे। 25 लाख रुपया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दे दिया। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलता है देख फ्रेंड है आपस में, मेरे को फ्लैट थोड़ा अभी रहने के लिए अभी इमीडिएट चाहिए, पैसे मैं तुमको 3 महीना में दे दूंगा लेकिन हमको अभी इमीडिएटली चाहिए, अभी 25 लाख रुपया रख, फ्लैट की चाबी दे। मिस्टर वाई सिंस ये लोग आपस में फ्रेंड है, मिस्टर वाई ने चाबी उसको दे दी। उस फ्लैट में रहने के लिए मिस्टर एक्स आ गए। पोजीशन किसके पास चला गया? मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स ने भी कुछ अपना हिस्से से एग्रीमेंट का कुछ पोर्शन को फुलफिल किया है कि हाँ जी किया, 25 लाख रुपया दिया, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली परफॉर्म कर दिया, बट अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ। रजिस्टर्ड ओनर तो अभी भी मिस्टर वाई, क्योंकि जब तक पूरा पेमेंट नहीं आएगा मिस्टर वाई ने भी रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस टाइप की सिचुएशन अगर हो देन मिस्टर एक्स शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस, यानी जो बायर जो है उसी को ही ओनर मान लिया जाएगा। पोजीशन इनके पास आ गया है, इन्होंने भी 25 लाख रुपया दे दिया है। पार्टली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्ट परफॉर्मेंस हो जाए, पोजीशन भी मिल जाए प्रॉपर्टी का, देन जो मिस्टर एक्स अपने एग्जांपल में है शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, दो ही इज नॉट द लीगल ओनर टिल नाउ, but he will be considered as deemed owner of that house property। आई बात समझ में? आगे बढ़े, पढ़ने का काम आप लोग बाद में अपने घर पे कर लीजिएगा, थ्योरेटिकली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये जो प्रोविजन है हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 53A में, वही यहाँ पे ये लोग कवर करने के लिए कह रहे हैं। इस सिचुएशंस में मिस्टर एक्स शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, लेसी ऑफ ए बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269 UA क्लॉज F, ये सेक्शन 27(3)B, पांचवा डीम्ड ओनरशिप, लास्ट, पांचवा एंड लास्ट। एक पहले मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, बाद में थ्योरी पढ़िएगा। सपोज मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उन्होंने वो हाउस प्रॉपर्टी 20 इयर्स के लिए मिस्टर वाई को लीज पे दे दी। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को उन्होंने 20 साल के लिए लीज पे दे दी, लीज पे, बेची नहीं है। ये प्रोविजन कहता है कि अगर लीज का पीरियड 12, 12 या उससे ज्यादा साल के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जाता है, देन लेसी यानी कि मिस्टर वाई शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया मेरी बात? अगर ये लीज का टेन्योर 12 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए है, देन मिस्टर वाई शैल बी कंसीडर्ड एज, यानी कि लेसी शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सब 12 से कम का होता तो सपोज यही एग्जांपल में मिस्टर एक्स सिर्फ मान लीजिए 6 साल के लिए अगर मिस्टर वाई को दिए, नो 12 इयर्स हुआ नहीं है, मिस्टर एक्स शैल बी कंसीडर्ड एज द ओनर। मिस्टर एक्स तो ओनर है ही, कोई बात ही नहीं है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार फर्स्ट टाइम मिस्टर एक्स ने जब लीज दिया, मान लीजिए 10 साल के लिए दिया, 10 इयर्स के लिए दिया, साथ में कंडीशन डाल दिया कि हम आपको 2 बार एक्सटेंशन दे देंगे 5-5 साल का, 5 साल फिर एक और 5 साल का एक्सटेंशन रहेगा। सर एक्चुअल लीज पीरियड और एक्सटेंडेड लीज पीरियड दोनों मिलाकर अगर 20 साल से ज्यादा 12 या 12 से ज्यादा का हो जाता है, 12 या 12 से ज्यादा का हो जाता है, देन लेसी शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अपने थर्ड एग्जांपल में सिंस एक्सटेंडेड पीरियड को अगर मिला दिया जाए तो 20 इयर्स हो जाता है, जो कि 12 से ज्यादा का है। henceforth मिस्टर वाई द लेसी शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? इसमें लेकिन उन्होंने एक पेच डाल दिया,
क्या पेच डाल दिया, अगर कोई रिन्यूअल 12 मंथ से कम का हो, अगर कोई रिन्यूअल 12 मंथ से कम पीरियड का हो, तो उसको ये 12 इयर्स की जो काउंटिंग है उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। सर नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं? शुरुआत में मान लीजिए 10 इयर्स के लिए लीज थी, उसके बाद में एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन जितनी बार भी करेंगे वो 11 महीना का ही करेंगे। सपोज नेक्स्ट एक्सटेंशन 11 मंथ्स, फिर एक्सटेंड किया 11 मंथ्स, फिर एक्सटेंड किया 11 मंथ्स, फिर एक्सटेंड किया 11 मंथ्स, अकॉर्डिंगली चलाते रहे। तो ये तो सर 12 साल से ज्यादा का हो गया एक्सटेंडेड पीरियड को मिला के, तो क्या लेसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा क्या? नहीं। बोलता है जब भी एक्सटेंशन 12 महीने से कम का होगा उस एक्सटेंशन को काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी कि ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। यानी कि आप 11 महीना और 100 साल चला लीजिए, ये एक्सटेंशन, ये डेफिनेशन कभी भी फुलफिल नहीं होगी। आई बात समझ में? जब भी एक्सटेंशन 12 महीना से ज्यादा का होगा, 12 महीना या उससे ज्यादा का होगा, उसी को ही कंसीडर करेंगे। वो अगर पीरियड मिलाकर 12 साल या उससे ज्यादा का हो जाए, देन दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल। क्लियर है? थ्योरेटिकली पढ़ने का काम आप अपने घर में बुक्स में कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट अपना था कि वो हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। सर यूज नहीं होना चाहिए तो समझ में, एसएससी के बिजनेस में यूज का मतलब क्या होता है? सर उसको ऑफिस की तरह ट्रीट कर रहा हो, उसको गोडाउन की तरह ट्रीट कर रहा हो। सर ये सब तो एसएससी के डायरेक्ट बिजनेस में यूज हो रहे हैं। हैंसफोर्थ ये जो हाउस प्रॉपर्टीज है वो आपके इस हेड के अंदर कवरेज में नहीं आएंगे। सर सिर्फ इतना ही? सर बिजनेस में यूज का मतलब बहुत वाइड होता है। सर कैसे? यही तो होता है, ऑफिस बनाओ या गोडाउन बनाओ या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के हिसाब से बना लो, यही तो होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ज्वेलर हूं, मेरी पूरी एक बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपना ज्वेलरी का शोरूम बना रखा है और ग्राउंड फ्लोर में मैंने एक बैंक को वो भाड़े पे लेट आउट करके रखा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक बैंक को लेट आउट किया है और फर्स्ट फ्लोर पे मेरी ज्वेलरी की शोरूम है। बैंक, और मेरा कंडीशन ये, मैं बैंक को ही लेट आउट करूंगा। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो, मेरे पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं उस बैंक में अकाउंट खोल लूंगा और जो कैश को ऊपर नीचे जो ट्रांजिट में डिपॉजिट करने के लिए जाना रहेगा, वो ट्रांजिट रिस्क जो है वो मेरी मिनिमाइज हो जाती है। ऊपर नीचे ये है तो ट्रांजिट रिस्क जो है मेरी कम हो रही। कैश को बैंक में सपोज डिपॉजिट कराने ले जाता, दूसरी जगह दूर ब्रांच होता तो चोरी होने के चांस थी, जो कि मैं रिस्क को मिनिमाइज कर रहा हूं। ये भी मेरा बिजनेस यूज है उस हाउस प्रॉपर्टी का। जो मैंने बैंक को भाड़े पे दिया है वो मेरी बिजनेस इनकम है। ये थोड़े एक्सटेंडेड मीनिंग है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज मेरा ऑफिस के पास में ही एक रेसिडेंशियल फ्लैट है। मेरा ऑफिस सपोज यहां है, उसी के पास में मेरा एक रेसिडेंशियल फ्लैट है, वो खाली पड़ा हुआ, कोई नहीं रहता उसमें। ये जो मेरे ऑफिस का एक मैनेजर है, वो बंदा, हमारे ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे की है, शाम को 7 बजे तक ऑफिस रहता है। हमारे ऑफिस का एक मैनेजर है, वो बंदा लेट आता है। डेली आते आते उसको कभी 10:30 कभी 11 बज जाती है। मैंने एक दिन तो बियर किया, 2 दिन बियर किया, डेली ये रूटीन बनने लग गया, तो मैंने उसको एक दिन पकड़ लिया, बोला भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि सर मैं क्या करूं, मैं तो रहता बहुत दूर हूं यहाँ से, 5 बजे उठ के लोकल ट्रेन लेता हूँ, तब जाके यहाँ पहुंचता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचता हूँ, और यहाँ से जब शाम को 7 बजे भी यहाँ से निकल के जाता हूँ तो घर पहुंचते पहुंचते मेरे को 11 साढ़े 11 बज जाती है। मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कोई दूर की जगह बताई। मैं समझा यार इसका लाइफ तो बड़ा टफ है।
ये भले ही हमारे ऑफिस में कम टाइम दे रहा हो, बट उसकी मेहनत में आदमी अच्छा हो तो उसकी आदमी की मेहनत तो बहुत है, उसके पास अपने लिए टाइम ही कहाँ बचता है। फिर उसका परफॉर्मेंस भी खराब होने लग जाएगा, क्योंकि अगर इतना वो साउंड स्लिप नहीं ले रहा, परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस में भी आएगा। मैंने उसको एक काम कर, मेरे पास में इसी बिल्डिंग के पास वाले में मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, तुम एक काम कर, तुम यहीं रह लिया कर, मंडे टू सैटरडे यहाँ रहो, सैटरडे हाफ डे रहता है, तुम उस दिन अपने घर जाया करो, मंडे को वापस सुबह अर्ली आवर्स में लौट आया करो, ये संडे रात को लौट आया करो, यहीं रह लो, फ्लैट तो खाली पड़ा है। लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ी रहने दूंगा, फ्लैट हमारा, तुम्हारी लाइफ इजी हो रही है, लेकिन इसके लिए आपको एक रेंट हमको देना पड़ेगा, वो एग्री करिए। ये जो इनकम हो रही है मेरी, ये जो हाउस प्रॉपर्टी को जो मैंने लेट आउट किया है, ये मेरा बिजनेस में ही यूजेस है। मेरा इसे क्या फायदा हो रहा है, मेरा क्या बिजनेस में क्या फायदा हो रहा है, मेरा मैनेजर जो थक जाता था ट्रेवलिंग से, वो थकेगा नहीं पहले, तो फ्रेश माइंड से कम मतलब अच्छा वर्क हमको देगा। और दूसरा, उसका जो लेट आने का जो प्रॉब्लम है, वो भी मतलब मेरे लिए ही तो वर्किंग आवर्स बढ़ रहा है, मेरे लिए अच्छा ही है। और पास में रहेगा तो हम कभी भी उसको बोल सकते हैं, भैया तुम तो पास में हो, तो 7 की जगह 9 बजे तक काम कर लो, ओवर टाइम कर लो। नहीं तो हमको दिखाएगा, सर हमको तो ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ के 4 घंटा ट्रेवल करके जाना है, तो हम उसको रोक भी नहीं पाएगा। यानी कि ये जो हमारा डिसीजन है, ये हमने ये जो फ्लैट को लेट आउट किया है अपने मैनेजर को, ये मेरा पूरा बिजनेस पर्पस के लिए ही किया है। हैंसफोर्थ इसका एनुअल वैल्यू इस पढ़ाई के अंदर नहीं है, इस हेड के अंदर कवरेज में नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? यानी कि आपको बहुत एक्सटेंडेड मीनिंग तक जाना है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाली ऑफिस बना लिया या फिर गोडाउन बना लिया, यही इतना ही नहीं है। बिजनेस पर्पस बहुत वाइडर है। आई बात समझ? एक और केस में आपके सामने बोलता हूं। मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी को ही सेल और परचेज करने का, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टॉक रह जाता है, 1-2 साल तक नहीं बिकता। जब तक वो स्टॉक नहीं बिकता, तब तक क्या उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो इस हेड के अंदर कवर्ड है क्या, कि वो भी बिजनेस में यूजेस माना जाएगा? सर वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, वो तो बिजनेस है मेरा, एसेट्स को सेल और परचेस करने का मेरा बिजनेस है। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो तो वो बिजनेस में यूज नहीं माना जाएगा, एंड उस प्रॉपर्टी का जब तक वो बिक्री नहीं होता, जब तक वो सेल नहीं होता, तब तक उसकी एनुअल वैल्यू इस हेड के अंदर चार्जेबल रहेगा, अनलेस एंड अनटिल हम उसको ऑफिस बना लिया, कुछ और कर ले, तो बात अलग है। आई बात समझ में? ये हमारा पहला सेशन हाउस प्रॉपर्टी की क्लास था, यही मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे कंप्यूटेशन होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप वीडियो में नीचे कमेंट्स देके जरूर डालें। 2 बात और शेयर करना चाहता हूं। एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितने भी आपके चैप्टर्स है, जब भी अपलोड हो, आपके पास इंफॉर्मेशन जाए और आप जल्द से जल्द उसको देख पाए। और दूसरा, एक हमारी साइट है ecoursepoint.com। इस साइट में आपको नेक्स्ट जनरेशन टूल से और वेराइटीज से और प्रेजेंटेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ने का आपके पास मौका है, पूरा आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और भी प्रेजेंटेशंस है, और साथ में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस के भी उसमें टूल्स बनाए गए हैं। रैंडमली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन बैंक का हाउस प्रॉपर्टी से चैप्टर से रिलेटेड, एंड आप क्वेश्चन बैंक से आपको रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस के आप 2 या 3 अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। आप अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज ecoursepoint.com पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली कुछ चार्जेस उस पर रखा है टू मेंटेन द सर्विसेज, बट आप ये कूपन कोड यूज कीजिए तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। HP100 रजिस्ट्रेशन के समय आप जब इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे इस साइट पे जाके, ये कूपन कोड यूज कीजिए, आपको 100 रुपीज का ऑन इमीडिएट डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। होपफुली प्राइस को हम लोगों ने कंस्ट्रेंट नहीं बनने दिया, इसीलिए, बट ऑब्वियसली फ्री नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज सम मेंटेनेंस कॉस्ट, वो बियर करने के लिए आपके ऊपर भी थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन उसमें चार्ज किया जा रहा है।
फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, ये सब ऑप्शनल है, हमारी ये फ्री वीडियो सर्विसेज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई दिक्कत आ रही हो या कोई समझने में समस्या आ रही हो, तो आप मुझे, या कुछ आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी आपके पास में पहुंचेगा।